पूरा जो तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स होता है इसी श्रोडिंगर इक्वेशन बेस्ड है। बेसिकली ये जो है ये एक वेव इक्वेशन है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, इसमें क्या होता है, किस तरह क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको इससे मिलता है, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी। और इसके एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कुछ। एक एप्लीकेशन क्या, एक सिचुएशन हम लोगों ने देखा है, पार्टिकल इन ए बॉक्स, तुमको काफी समय पहले बताया गया था। उस सिचुएशन को भी जो है इन टर्म्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसमें आता है वो कई सारे टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, कई सारे लोग बताते हैं, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम तुमको बता दें कि दिस श्रोडिंगर इक्वेशन इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज डिराइव्ड। डेरिवेशन माने समझते हो, डेरिवेशन करते हो ना? यस सर। डेरिवेशन माने क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेशन? जब तुम किसी इक्वेशन को डिराइव कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग? कैलकुलेशन करके किसी इक्वेशन को फाइंड करना जिसका फर्दर यूज किया जा सके। जिसका फर्दर यूज किया जा सके, कैलकुलेशन कैसे क्या? अच्छा ये बताओ, न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन के का जो फंडामेंटल इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, इज इट, हाउ डू यू डिराइव दैट इक्वेशन? त्वरण की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ड्राइव हो जाती है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है वो, इट इज नॉट डिराइव्ड, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट इज नॉट डिराइव्ड। वो पहले कोई इक्वेशन नहीं है कि हम उससे जो है डेरिवेशन कर रहे हैं। एंड फ्रॉम दैट फंडामेंटल सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, स्कूल लेवल में भी पढ़ाया जाता है कि बाकी जो दोनों लॉज है दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ। पढ़ा है ऐसा? यस सर। यस सर। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस श्रोडिंगर इक्वेशन। ये इसकी पहली खास बात है। श्रोडिंगर इक्वेशन describes Schrodinger's equation describes in detail the phenomena of the quantum world where the particle and the wave nature, पार्टिकल और वेव नेचर जो जहां पर साइमल्टेनियसली है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर भी हम लोग वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल एंड वेव नेचर आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट। इस तरह के सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्लासिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, उस क्लासिकल वर्ल्ड में हमारे पास एक वेव इक्वेशन होता है, एक पार्टिकल का इक्वेशन होता है। पार्टिकल का इक्वेशन हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, उसका मोशन देखते हैं, उसका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो निकालते हैं। हमारे पास एक अलग इक्वेशन होता है जो कि वेव इक्वेशन है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स को देखते हैं। हम बताएंगे अपने वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले पार्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन वेव, हजार तरह के वेव्स होते हैं, उन वेव्स को देखते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली यहाँ पे क्या है, तुम्हारा पार्टिकल भी है, तुम्हारा वेव भी है। तुमको एक वेव इक्वेशन से पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, और ये काम करने के लिए हमको एक अलग वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ती है।
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोग यूज करते हैं कहने में कि श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, तुमसे अगर कोई पूछे आज क्या पढ़ा ना, श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट ए डेराइव्ड इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग जो फॉर्मली अगर टेक्निकली देखें, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज डेराइव्ड। तो भाई ये आया कहां से? ऑल ऑफ ए सडन ऐसा तो नहीं है कि प्रकट हो गया। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन कुछ फिजिकल फिनोमेना को, कुछ फिजिकल फैक्ट्स को एक साथ लेकर के चलता है। श्रोडिंगर इक्वेशन को मतलब बता रहे, श्रोडिंगर इक्वेशन is basically based on plausibility arguments। प्लॉजिबिलिटी माने समझते हो, सुना है कभी? प्लॉजिबिलिटी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट माने समझते हो, आर्गुमेंट माने समझते हो, आर्गुमेंट सुना है? आर्गुमेंट मत करो, आर्गुमेंट मतलब होता है तर्क देना, सुना है ना? आर्गुमेंट माने समझता है कि नहीं? यस सर। यस अब इसमें एक टर्म है प्लॉजिबिलिटी, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं प्लॉजिबिलिटी का क्या मतलब है और ये क्या क्या आर्गुमेंट इसके लिए होते हैं। प्लॉजिबिलिटी का जो मतलब है, दैट इज समथिंग व्हिच इज रीजनेबल और प्रोबेबल। कोई ऐसी चीज जिसको हम रीजनिंग से, रीजनिंग माने होता है, रीजनिंग पढ़ते हैं लोग, तैयारी वारी करते हैं एग्जाम का, उसमें एक पेपर होता है रीजनिंग का, कोई करता है तैयारी? ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एक पेपर आता है, उसमें रीजनिंग रहता है। तैयारी तो करते होगे या किए होगे डिफेंस उफेंस का तैयारी? आशीष कुमार तुमने तो किया है हमें लगता है, क्योंकि तुम्हारा जो लोगो है उसमें टैंक वैंक, उसमें टैंक वैंक लगा के रखा है। यस सर। तो रीजनिंग पढ़ाया जाता है? यस सर। क्या करते हो रीजनिंग में? मैंने उसमें रीजनिंग उसमें कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट से तुमको जो है तर्क मैंने एक कंक्लूजन देना होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक जो है तर्क है खाली, जबकि हालांकि ये कोई सीरियस नहीं है, दिस इज ए काइंड ऑफ मैंने अब क्या कहे, कॉमिक लॉजिक। बकरा देखे हो? बकरा, हेलो, यस सर। उस बकरे के, इसमें उस बकरे को कभी कभी एक एक बकरा होता है, उसको दाढ़ी निकली होती है, कभी देर नोटिस किया है? यस सर। शहर में नहीं मिलता है, लेकिन जो थोड़ा इंटीरियर जगह पे ऐसे बकरे मिलते हैं उनको दाढ़ी निकली होती है। अब मान लो कोई व्यक्ति दाढ़ी निकला है और एक हमने रीजनिंग दे दिया कि जिसको भी दाढ़ी निकली है वो बकरा है, मैंने वो आदमी भी बकरा है। तो इस तरह का, इसको हालांकि किसी एंगल से भी ये कोई तर्क नहीं है, तो एक कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये कंक्लूजन कहां तक वैलिड है? तो ये जो कंक्लूजन है, इट इज नॉट ए प्लॉजिबल मैंने क्या कहते हैं, कंक्लूजन। सर ये तो केवल एक साइड से ही ट्रू हो सकता है कि किसी ये बकरे की किसी दाढ़ी साइड से होगी। ट्रू नहीं हो सकता है। कौन सा साइड से तुम इसको ट्रू करोगे? ये मैथमेटिक्स की भाषा बोल रहा है, मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकता है। दूसरे साइड से नहीं होगा कि एवरी प्लॉजिबल मतलब होता है जो कि रीजनेबली, मैंने रीजनेबल होना चाहिए। ये जो है इस तरह का, ये इस तरह का लॉजिक मैथमेटिक्स वाले देते हैं। प्लॉजिबल मीन रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए, मैंने वो जो है जस्टिफाई हो पाए। तो बेसिकली ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन इज फाउंड
उसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने मतलब हर जगह खोजते नहीं फिरते हैं, या obtained भी कह सकते हो, from some basic physical principle। कुछ बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल से हम इसको जो है फाइंड आउट करते हैं या निकालते हैं। बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल्स का मतलब है जो जो कुछ फंडामेंटल लॉज हमारे पास है related to this particle and wave particle duality energy, इन सभी को एनकैप्सुलेट मैंने होता है एक जगह जब हम लेके आते हैं, उससे जो इक्वेशन मिलता है दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन इज obtained या इज द एनकैप्सुलेशन मतलब एक जगह बंद कर देना। कैप्सूल समझते हो? कैप्सूल, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर देता है कैप्सूल खाने के लिए, देखा है कैप्सूल? यस Yes, सर। sir. उस कैप्सूल में जो है वो जिलेटिन का कवर होता है, उसके अंदर जो है वो दवा होता है। जब तुम उसको खाते हो तो वो जो जिलेटिन का जो कवर है वो मेल्ट हो जाता है अंदर, एंड दैट इज हार्मलेस, और वो दवा जो है बॉडी में चला जाता है और उसका जो भी काम है वो करता है। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये भी इट इज एनकैप्सुलेटिंग और एनक्लोजिंग सम बेसिक लॉज टुगेदर, सबको एक साथ लेके चल रहा है। Is the encapsulation of some basic laws। अब हम लोग देख लेते हैं वो बेसिक लॉज क्या है। ये जितने भी बेसिक लॉज ये लेकर के चल रहा है, ऑल दिस बेसिक लॉज दे आर नोन टू यू। सबसे पहला लॉ कौन सा है जो कि बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का? ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूटन्स इक्वेशन था वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमने उसका बात किया। न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ इट इज द हार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जो तुम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो, माने जो क्वांटम नहीं है, जो अपने आसपास देखते हो उसका जो लॉ तुम उसका मोशन या डायनामिक्स जो तुम डिस्क्राइब करते हो, इट इज बाय न्यूटन्स लॉ। उसी तरह से मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक इक्वेशन, ठीक। जब हम लोग क्वांटम वर्ल्ड में आते हैं तो हमारे पास सिचुएशन क्वांटम वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर है या जो मॉडर्न चीज है, इसकी वजह से हम लोग मॉडर्न कहते हैं, इज दैट कि यहाँ पे तुम्हारे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक साथ मिलते हैं। पार्टिकल के साथ चलता हुआ वेव मिलता है, ठीक है। तो इसमें द बेसिक फेनोमेना ऑफ द क्वांटम वर्ल्ड इज दैट देयर is a particle and a wave that are moving together, so we cannot use the relation of classical physics where there are separate equations for particle and wave motion। न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ से हम लोग क्लासिकल इक्वेशन मोशन देख सकते हैं। हमारे पास वेव इक्वेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर चले जाते हैं तो वहां पर जो है यू हैव मैक्सवेल्स रिलेशंस, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ है, ठीक। और इन दोनों चीजों को एक साथ कौन सा लॉ सबसे पहला बताता है? दैट इज द ब्रैग्स हाइपोथेसिस। तो
the first fundamental law that describes first fundamental law that is used to find the Schrödinger equation is the Bragg hypothesis. Sorry, Bragg बोल रहे हैं, de Broglie hypothesis. de Broglie hypothesis के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मटेरियल बॉडी है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होता है, वेव जुड़ा होता है. इस वेव की जो वेवलेंथ होती है क्या है, ये लैम्डा बराबर h/p है. de Broglie hypothesis. तो ये जो है दिस वन इज द रिजल्ट ऑफ de Broglie hypothesis, ये हम लोग जानते हैं. ठीक है. और दूसरा जो इसमें फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो क्या है, हम लोगों ने जो है प्लांक्स लॉ पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पहली बार हमने भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. ये जो है बताता है, दिस डिस्क्राइब्स दैट एनर्जी जो है उसका क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था कि एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स. और वहां पे उन्होंने एक रिलेशन दिया था E बराबर h न्यू. E बराबर h न्यू. सेकेंड, द कंसेप्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, हालांकि हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन लिख रहे हैं लेकिन बताएंगे इसके बारे में, सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहे हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब बाय प्लांक. तो इन्होंने क्या बताया था, E बराबर h न्यू या न्यू बराबर E/h. ये हमारे पास दूसरा जो है फंडामेंटल लॉ है. ठीक, ये दूसरी चीज, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. ये दोनों चीजें हम लोगों का परिचित है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते. ये दोनों जो चीजें हैं, जो ब्रैग हाइपोथेसिस है, ये कनेक्ट करता है वेव और पार्टिकल नेचर. ठीक है. ये जो हम पॉइंट वाइज तुमको चीजें बता रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहते हैं प्लॉजिबिलिटी आर्गुमेंट. इसका मतलब ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, दे शुड बी सेटिस्फाइड, दे शुड बी या तुम्हारा जो फाइनल इक्वेशन है, जो तुम्हारा कंक्लूजन है, वो इन चारों तर्क, चारों आर्गुमेंट्स के साथ मिलना चाहिए. हमने एक आर्गुमेंट जैसे इन्होंने बताया कि ये तो एक तरफ से प्रूफ हो गया कि जिसको भी दाढ़ी है वो बकरा है. जैसे ये एक सिंगल चीज पर हमने जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं. अब उसमें 50 लोग जो है अपना डिफरेंट आर्गुमेंट देंगे, रीजनिंग देंगे. उन सभी रीजनिंग में ये कंक्लूजन पूरा नहीं उतरेगा. उतरेगा पूरा? हेलो, नहीं उतरेगा. नहीं होगा. तो ये जो है इसको, ये पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन वो कंडीशन है जो क्लासिकल हो चाहे क्वांटम हो, किसी भी सिचुएशन में इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज ए फंडामेंटल फैक्ट. वो है एनर्जी का. द नेक्स्ट सिचुएशन और आर्गुमेंट that needs to be satisfied is this one. ये जो है, ये क्या कह रहा है, नंबरिंग में थोड़ा इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं. ये क्या कह रहा है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तुम क्लासिकल वर्ल्ड लो चाहे क्वांटम वर्ल्ड लो,
टोटल एनर्जी यही होती है। एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं that needs to be conserved, that needs to be taken care of in any theory। अगर कोई थ्योरी हम डेवलप करते हैं और उसमें देखा जाए कि एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो रहा है, इसका मतलब उस थ्योरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सर कुछ कंडीशन। हाँ वी पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी P²/2m प्लस V पोटेंशियल एनर्जी। ओके। ठीक है, अब जो है, अब इसमें तीसरा जो कंडीशन आता है, ये नेक्स्ट कंडीशन नंबरिंग हम ठीक कर देंगे कि हमारा ये जो थ्योरी है या ये जो वेव इक्वेशन है दैट मस्ट बी लीनियर। अब ये लीनियरिटी का क्या मतलब है? लीनियरिटी से क्या समझते हैं? सर पावर 1 हो, जो हाईएस्ट पावर वाला पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, ये तो मैथमेटिक्स हुआ। फिजिकली इसका क्या मतलब? देखो बेसिकली हम बता रहे हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो पहला पार्ट है, जो पहला पॉइंट है, वो क्या है कि वो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करना चाहिए, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या कहता है कि पार्टिकल के साथ एक वेव चल रहा है। इस बात को तुमको हमेशा ध्यान में रखना है, वी हैव ए वेव। वेव के साथ जो चीजें हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द लीनियरिटी कंडीशन मीन्स that if there is a wave or a solution of the equation, किसी इक्वेशन का अगर हमारे पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को यहाँ पे जो नोटेशन है वो चेंज होगा। अभी हम इसको कोई फंक्शन या कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है। एक वेव इक्वेशन है, उस वेव इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एज, ये हमारा सोल्यूशन है। देन लीनियरिटी मीन्स दैट इफ, अगर हमारे पास दो और सॉल्यूशंस हैं जिसको हम psi1xt और psi2xt से डिनोट कर रहे हैं, if there are two solutions psi1xt and psi2xt, तो ये psi1 और psi2 का जो समेशन है, psi1 और psi2 का जो सम है, it should also be a solution and psi2, then it means that जो हमारा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा psi1 और psi2 का, this should be a solution of the equation also। अभी हम इसको कोई और नाम नहीं दे रहे, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। The sum of the two solutions, psi1 और psi2 solution, must be a solution of the equation। अब ये क्या है, इसको हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे। अभी जो है सिंपल तरीके से चलते हैं। समझ में आया? इस तरह का कंडीशन मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि नहीं? तो यहाँ पे C1 C2 कांस्टेंट है ना? हाँ, C1 C2 कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। C1 हम लिख देते हैं। C1 C2 जो है ये कांस्टेंट है। C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। C1 C2 का क्या इंपॉर्टेंस हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो है, दिस इज द लीनियरिटी कंडीशन। समझ में आया यहां तक? यस सर। अब इसमें ये जो C1 C2 है या psi1 psi2 है, दे डिस्क्राइब द एंटायर क्वांटम फिनोमेना। हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे लीनियरिटी का मतलब ये है कि ये जो है जो तुम्हारा टोटल सोल्यूशन है साई, इट इज प्रोपोर्शन, जैसा इन्होंने बताया, इट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ साई 1 एंड साई 2। ठीक है, अब ये लीनियरिटी रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है? लीनियरिटी रिक्वायरमेंट अगर लीनियर हो रहा है, देन वी कैन बी श्योर that then we can be sure that we can add together solutions of the equations। और क्योंकि ये वेव है, यहाँ पर बेसिक जो चीज है, पहला पॉइंट ही है कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस माने वेव आ गया, so we can get the condition of like waves। तुम लोग ऑप्टिक्स पढ़े हो, तुम लोग इंटरफेरेंस पढ़े हो। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स जो है उसको ऐड करते हो, सुपरपोजिशन बोलते हैं उसको। ऐड करने पे तुमको क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है कि नहीं? यस सर। क्योंकि यहाँ पे वेव है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो वेव जिस चीज को प्रोड्यूस करता है, पार्टिकल इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है वेव। तो उस वेव का जो एस्पेक्ट है या उस वेव का जो तुम्हारा नेचर है, दैट वेव नेचर मस्ट बी प्रेजेंट है। अगर वो नहीं है तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहला पॉइंट जो है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है। द लीनियरिटी कंडीशन makes it sure that the wave aspect as proposed by the de Broglie hypothesis is present, which means we can add the solution to observe wave effects like wave effects of constructive and destructive phenomena। सर हाँ सर, अभी आप कहे कि अगर दोनों कंडीशन एक साथ ही प्रेजेंट नहीं हुई तो जो साई एक्स टी में इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं होगी। सर कंसिस्टेंट का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, कंसिस्टेंट हम बार बार बोल रहे हैं, हमको लग रहा था कि कहीं फंसोगे। कंसिस्टेंट का मतलब है, एक तरह से समझ लो, सेटिस्फाई करना। कहने का मेरा सेंस ये है, जैसे ये तुमने एक इक्वेशन जो है किसी तरह से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन तुम देख रहे हो, उस सोल्यूशन को तुमने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, जो कुछ भी मैथमेटिक्स कर लिया, लेकिन अगर फिजिक्स वाइज देखो, तुम्हारा वो सोल्यूशन वेव नेचर को नहीं दिखा रहा। उस सोल्यूशन में जैसे अभी हमने ये बताया, फॉर एग्जांपल ये साई 1 साई 2 दो सोल्यूशन है उस इक्वेशन के, जब तुम इन दोनों को जब ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारा जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें कहीं भी तुमको नहीं दिख रहा है कि ये वेव जैसा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है। देन यू विल से दैट माय सॉल्यूशन और दैट माय इक्वेशन इज नॉट सैटिस्फाइंग द de Broglie hypothesis or the wave nature, or it is not consistent with the wave nature। समझ में आया? हेलो, यस सर। समझ में आया? कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि तुम्हारा जो इक्वेशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, माने तुम्हारा जो इक्वेशन तुम फाइंड आउट कर रहे हो या जो थ्योरी तुम बना रहे हो, उस थ्योरी में वो जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि नहीं। अब अगर वो वेव नेचर का इंटरफेरेंस जो है, इट इज टोटली ए वेव फिनोमेना, तुम्हारा थ्योरी अगर वेव फिनोमेना को नहीं दिखा पा रहा है, दिस मीन्स योर थ्योरी इज नॉट कंसिस्टेंट विद द वेव नेचर। समझ में आया? यस सर। तो यही जो है कंसिस्टेंट का मतलब होता है। अब जैसे मान लो तुम्हारा जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
वो पूरी वेव इक्वेशन, वो वेव नेचर को दिखाएगा, वो इंटरफेरेंस को दिखाएगा, लेकिन उसमें वो तब जो है उसको हम यहाँ क्यों नहीं यूज कर सकते? उसको यहाँ पे इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो पूरी एक वेव इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे साथ क्वांटम फिनोमेना का बेसिक जो है, फंडामेंटल जो ये है कि पार्टिकल के साथ वेव चल रहा है, पार्टिकल और वेव दोनों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो खाली वेव नेचर को बता दे रहा है, लेकिन उससे अगर हम पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन, पार्टिकल एस्पेक्ट को भी हम नहीं देख पा रहे हैं, then that electromagnetic equation is not suitable or not consistent in the quantum world. अगर हम न्यूटन्स लॉ यूज कर रहे हैं, F बराबर ma, ये जो इक्वेशन है इसमें कहीं पर भी तुम्हारा वेव के बारे में कुछ नहीं, लेकिन हमको एक ऐसा थ्योरी चाहिए जो साइमल्टेनियसली वेव और पार्टिकल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे। दैट इज व्हाई वी नीड अ डिफरेंट थ्योरी। समझ में आया? मतलब जिस थ्योरी को हम फाइंड कर लेंगे उससे हम पार्टिकल के एस्पेक्ट को भी देख सकेंगे क्या, अकेले हाँ, पार्टिकल? हम उससे पार्टिकल के एस्पेक्ट को भी देख सकेंगे फ्रॉम द वेव एस्पेक्ट। दोनों चीजें रहनी चाहिए, क्योंकि डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसने दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल से दे आर शोइंग वेव फिनोमेना। एक याद है कि नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मैक्सिमा दिखा रहे थे, देखा था कि नहीं? तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अब जो भी डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो कुछ भी दिख रहा है, इट इज ए वेव एस्पेक्ट, माने वो पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा हुआ है। इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक अलग थ्योरी की जरूरत है, एक अलग इक्वेशन की जरूरत है, जो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, वेव इक्वेशन या न्यूटन्स लॉ नहीं कर सकता, वो एक ही एस्पेक्ट को दिखा सकता है। समझ में आया? सर आपने 2xt लिया है तो क्या क्या सर psi1xt और psi2xt जो आपने लिया हुआ है इसके सोल्यूशन में, तो सर वो दोनों भी, उनका भी लीनियर होना जरूरी है? हाँ, ये दोनों का लीनियर होना जरूरी है। ये जो हाँ तुमने ये सवाल पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इन्होंने ये पूछा psi1xt psi2xt भी लीनियर होना जरूरी है कि नहीं? यस, दे शुड बी लीनियर। ये जो लीनियरिटी कंडीशन है, ये एक बहुत बड़े फैक्ट को बता रहे। लीनियरिटी कंडीशन, इनके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियरिटी कंडीशन says that a solution of the equation, उस इक्वेशन का एक जो सोल्यूशन है वो एक स्टेट या एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। लीनियरिटी कंडीशन कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन which is describing a physical phenomena, it is not a single phenomena. ये जो है it can be obtained as the sum of different solution. एग्जाम्पल हम बताते हैं। Solution of the equation can be obtained as a sum of different phenomena. इसका डायरेक्ट जो है एक एप्लीकेशन नहीं, इसका डायरेक्ट एक एक्सप्लेनेशन हम बहुत सिंपल सा क्रूड एक एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, मान लो ये है, ये विभू रावत है, ठीक है, या कोई आशीष पांडे, कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर। ये व्यक्ति जो है हमारे, मैंने इसके कहने का सेंस है, तुमको हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे। हम कह रहे हैं ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अजीब सा नहीं लग रहा है सुनने में? यस सर, यस सर। समझ में नहीं आ रहा था ये नहीं, थ्योरी। क्या नहीं समझ में आया? जो एक व्यक्ति है, हाँ, अजीब सा है, वही तो दो बता व्यक्ति रहे हैं कि क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं।
हालांकि ये एग्जाम्पल बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, तुमको समझाने के लिए हम कह रहे हैं। तुम यहाँ पे आशीष पांडे या किसी एक व्यक्ति को जो है देख रहे हो, एक व्यक्ति है, हम कह रहे हैं वो एक व्यक्ति नहीं। कैसे नहीं है एक व्यक्ति? कैसे अजीब सी बात कर रहे हैं? एक सामने एक आदमी खड़ा है, कह रहे हैं कि 10 आदमी खड़े, या तो पागल है, या तो आंख में प्रॉब्लम है, या तो सर्किट ढीला है, यही कहोगे। ये देखो, ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, देखो इसके रोल क्या क्या है। जैसे तुम्ही ने सवाल पूछा, तुम्हारे रोल हम देख लेते हैं। सबसे पहला तुम्हारा एक नाम है, तुम एक फैमिली से जुड़े हो, तुम जो है तुम्हारे मम्मी पापा हैं, यू आर ए सन, है कि नहीं? तुम एक जो है एक व्यक्ति के तुम सन हो, माने बेटे हो कि नहीं हो? पहला, हेलो, अरे सुनाई यस दे रहा सर। है? यू आर ए सन, तो यस सर। तुमको एज ए सन तुम्हारा जो अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स के प्रति जो तुम्हारा काम है, जो ड्यूटी है, वो करना होता है। पहला, तुम्हारा कोई भाई बहन है, छोटा है बड़ा है, तुम एक भाई हो, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके प्रति तुमको जो वो एक स्टेट है। अपने घर से बाहर निकले, कॉलेज में आए, अभी कुछ दिन बाद आओगे, तुम्हारी मित्रता होगी कुछ लोगों से, होगी कि नहीं होगी? यस सर, हो भी चुकी है। तुम हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम किसी के मित्र हो, तो एज ए मित्र, एज ए फ्रेंड, तुम्हारा कुछ जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है, नहीं हमको हमेशा अपने फ्रेंड को डिफेंड करना है, या अपने फ्रेंड के प्रति ये काम करना है। तुम किसी के स्टूडेंट हो, जैसे हमारे, एज ए स्टूडेंट तुम्हारे कुछ ड्यूटीज है, तुम्हारे कुछ फीलिंग्स हैं मास्टर के प्रति, अब जो भी है ये तुम जानो। तुम्हारे कुछ दुश्मन भी है, ये भी है कि नहीं? भाई सबको हाँ दुनिया में सर। थोड़ा ही पसंद करता आदमी। तुम ऊपर ऊपर यहाँ पे क्लास कर रहे हो, तुमको हमको क्या पता तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? तो वो एक अलग रोल है। उसके बाद जो है तुम थोड़ा जिंदगी में और आगे बढ़ जाते हो, तुम जो है कुछ बन गए, आईएएस पीसीएस बन गए, तब जो है एज ए आईएएस पीसीएस तुम्हारा एक ड्यूटी है, एक स्टेट ऑफ माइंड है कि नहीं है? यस सर। अब मान लो तुम आईएएस बन गए, तुम जो है आईपीएस बन गए, आईपीएस बनने के बाद तुम्हारा भाई क्राइम किया, कोई एक क्राइम किया, तुम्हारा भाई या तुम्हारा दोस्त, उस समय तुम्हारा मेंटल सिचुएशन क्या होगा? यू आर इन ए सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स। कंफ्यूजन में पहली चीज तो ये है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है। दूसरी चीज ये है, हाँ वही एथिक आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। दूसरी चीज ये है, यू हैव ए स्टेट, कि तुम एक ऑफिसर हो, तुम एक जो है आईपीएस हो। वो कुछ और करने के लिए कह रहा है, तुम्हारे और जो फीलिंग्स है कुछ और करने के लिए कर रहा है, तुम करोगे क्या? सो ए पर्टिकुलर पर्सन, उसका जो माइंड होता है, दैट इज ए सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। हम लोग कई बार एक स्टेट को माने एक फंक्शन को नहीं कर पाते। आदमी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तो वो जो सन का, वो जो सिबलिंग का जो स्टेट है, वो स्टेट कम पड़ गया। उसका जो कम पड़ गया का मतलब क्या हम बताएंगे? यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ए सन। लेकिन वहीं पे तुमको जो है देखा जा रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत कुछ किया है इसने, बट very few people know that you have not been able to prove yourself as a good son. तो जो ह्यूमन माइंड है, जो नेचर है, इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट। समझ में आया? हालांकि एग्जांपल बहुत क्रूड एग्जांपल है, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये कुछ कंडीशंस है। इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन है, दैट इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी इज, ये इसको भी हम कांस्टेंट लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी एक्स और टी का यदि फंक्शन है, माने ये टाइम के साथ और एक्स के साथ, स्पेस के साथ अगर वेरी कर सकता है, हम लोग अभी वन डायमेंशन में, तो एक केस ऐसा, माने यहाँ पे हम लोग स्पेशल एक केस लेते हैं, इट इज कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है।
द पोटेंशियल एनर्जी हम पीई लिख रहे हैं इज ए कांस्टेंट जो कि वी नॉट। फॉर सिंप्लिसिटी अभी हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक। और एक हमारे पास और फंडामेंटल सिचुएशन होता है कि कहीं पर जो फोर्स है, अगर इफ योर पोटेंशियल इज varying with space, then we have this situation for conservative force कि हमारा जो फोर्स होता है that is del v upon del x, इसका यूज जो है बाद में। तो ये कुछ यहाँ पे तुमने जितने भी कंडीशंस देखे हैं, these conditions are fundamental conditions फिजिक्स की, फंडामेंटल कंडीशंस। अब इन्हीं कंडीशंस को जो है यूज करके हमको एक इक्वेशन पाना है, ठीक है। ये जो अब यूज करने का क्या मतलब है, यूज करने का क्या मतलब है, पहले हम ये बता ले। ये जो सारे इक्वेशंस तुमने पढ़े स्टार्टिंग फ्रॉम द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, फिर से जो है तुम्हारा E बराबर एच न्यू, द एनर्जी क्वांटाइजेशन, फॉर द टाइम बिंग अभी क्वांटाइजेशन कह लो, ये सारे इक्वेशंस को ले करके हमको एक इक्वेशन जो है ये पाना है। माने हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा उसमें ये सारे कंडीशंस रहेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इसमें जो है यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये पहला कंडीशन है, पहला और दूसरा। उसके बाद जो है यू हैव दिस कंडीशन ऑफ टोटल एनर्जी, कि टोटल एनर्जी जो है इतना होता है। अभी हम लोग लीनियरिटी कंडीशन, एक कंडीशन है जो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, होना चाहिए। एंड देन यू हैव दीज टू कंडीशंस जो हमने ऊपर अभी लिखा है। हम लोग यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डिराक का दिया हुआ था, उसमें स्पिन के बारे में बताया गया है, तो वी आर नॉट एट दैट स्टेज, वो आगे पढ़ोगे। अब जो है इन्हीं इक्वेशंस को लेके हमको थोड़ा उलट फेर करना है। उलट फेर मतलब इसको उसमें रखो, इसको इसमें रखो। ये जो इसको इसमें उसको उसमें रखने का जो प्रोसेस है, दैट गिव्स यू सम फिजिकल इंफॉर्मेशन। अगर फिजिकल इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो हमारी भाषा में जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। हमको जो मन में आया सो हम किए जा रहे हैं, दैट इज नॉट वैलिड। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं, देखो हमारे पास ये पहला इक्वेशन है लैम्डा का, दूसरा है न्यू का। न्यू बराबर ई बाई एच या एच बराबर ई न्यू। दूसरा इक्वेशन क्या है, एनर्जी का है, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी, ठीक। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, we replace P by de Broglie's condition। एक एक स्टेप का एक मतलब है, de Broglie's कंडीशन, ठीक है। P को जो है हम लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, समझ में आया। अगर दिक्कत हो रही है तो कॉपी पेन पे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हम डेरिवेशन लिखने जाएंगे, 2-4 घंटे लगेंगे एक डेरिवेशन लिखने में। समझ में आ रहा है? यस सर। एंड E बाय द प्लैंक लॉ या प्लैंक्स कंडीशन, मैंने E बराबर एच न्यू, ठीक है। तो P की जगह जो है हम क्या रखे, H बाई लैम्डा रखे। P की जगह हम H बाई लैम्डा रखे, V का V जैसा वैसा ही रहने दो, और E की जगह हम H न्यू रखे, ठीक। यही कर रहे हैं पहला स्टेप में। समझ में आया? यस सर। वेरीफाई करना है तो कॉपी पे लिख के देख लो एक बार। यस सर। तो E बराबर एच न्यू रखेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड में जो है E की जगह हम एच न्यू रख दिए, और P की जगह जो है हमने रख दिया H बाई लैम्डा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? लो नो सर। थोड़ा सा समझ लेंगे हम, बस ज्यादा नहीं। नो। तुम्हारा अभी क्लास है कोई? नो सर। ये किया, ये आ जाएगा, कॉपी पे करके देख लो। अब ये जो तुमने किया ये बड़ा आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फिजिकल एक मतलब है। मतलब क्या है हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पे जो है एक फंडामेंटल जो एनर्जी इक्वेशन है उसमें हमने दो कंडीशंस रख दी, जो कि वेव पार्टिकल डुअलिटी के कंडीशन से या क्वांटम कंडीशन से। एच बाई लैम्डा पी की जगह जो है रख दिया एच बाई लैम्डा, ई की जगह जो है रख दिया एच न्यू। ना देखो लैम्डा और न्यू जो है ये वेव प्रॉपर्टीज है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वेव का होता है, पार्टिकल का नहीं होता। ठीक होता है ना। यस सर। लैम्डा हम एंड न्यू, लैम्डा एंड न्यू, ये बड़े हाथ का लैम्डा हो गया, आर वेव प्रॉपर्टी। तो एनर्जी इक्वेशन में जो है हमने वेव प्रॉपर्टी रख दिया, ये काम हमने यहां पे किया है। फिजिकली दिस इज व्हाट वी हैव डन, ये हमने किया है, पहला स्टेप हुआ। अब इसके पहले हम लोगों ने अब वेव की प्रॉपर्टी जब रख दिया तो हम लोग यहाँ पे जो है फॉर आवर कन्वीनियंस वी यूज द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ। अब वेव के दो और प्रॉपर्टी होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। एक होता है वेव नंबर, क्या होता है वेव नंबर याद है? 1 लैम्डा। यस सर, k is equal to 2 pi by lambda. 1 k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ये भी बहुत परिचित क्वांटिटी है। और दूसरा जो है ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। इसको रखने का कारण है, बता रहे क्या है सर इस k को तो बहुत जगह एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 पाई है इसलिए बोलते हैं। यस सर, वो वेव नंबर को 1 लैम्डा खाली कहते थे। ये दोनों कंडीशंस जो है यहाँ पे हम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है अब समझो ध्यान से, बहुत कठिन कुछ नहीं है इसमें, ये रख दिया। ठीक है, तो ये जो है अब ये जो वेरिएबल्स है ये क्या है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि जब हम इस तरह के इसको यूज करने का कारण क्या है, कन्वीनियंस का क्या मतलब है भाई, क्या कन्वीनियंट हो गया। ये दोनों को जब तुम रखोगे, जो अभी इक्वेशन तुमको मिला है ऊपर वाला, इसमें एक काम कंडीशन हम इसको 1 नंबर दे देते हैं। जब हम ये क्वांटिटीज रखेंगे 1 में, तुम कॉपी पे करके देख लेना, दे विल एब्जॉर्ब दिस फैक्टर ऑफ 2 पाई। ये जो 2 पाई है, दिस फैक्टर विल बी एब्जॉर्ब। और हमको मिलेगा क्या, यूजिंग दीज क्वांटिटीज द 2 पाई फैक्टर, कहाँ गया पाई 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 पाई, 2 पाई फैक्टर इज एब्जॉर्ब। ठीक है, ये 2 पाई वाला फैक्टर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, हम बता रहे, रुक जाओ। अगर ये 2 पाई वाला फैक्टर एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा भी बात एक कहा कि इसको जो है हम लोग एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तुम जो है यहाँ पर लैम्डा है तुम्हारा, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा है। ऊपर वाले इक्वेशन में यदि तुम लैम्डा की जगह क्या रखोगे, 2 पाई बाई के, और न्यू की जगह रखोगे ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, तो हमको जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, ये जो है ये दिस वन इज योर कंडीशन 2, सेट ऑफ इक्वेशंस 2, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा and new from 2 in 1 we have। तो यहाँ पे जो है करना ये है, लैम्डा की जगह हमको रखना है 2 पाई बाई के, न्यू की जगह हमको रखना है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रखेंगे क्या मिलेगा हमको, एक बार कॉपी पे करके देख लो। चलो देख लेना, बाद में वेरीफाई कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बताना हमको। यहाँ पे जो है
ये मिलेगा। h बार क्या है? h बार इज h बाई 2 पाई। बेसिकली हमको जो है h बार चाहिए था। h बार के बारे में हमने बताया था एक बार कि h बार हमको क्यों रिक्वायर्ड होता है। ये पीरियोडिक कंडीशंस के साथ रिलेटेड है। अगर याद है तो सही बात है, अगर नहीं याद है तो एक बार देख लेना पिछले बार पुराने लेक्चर्स, मैंने जो तुम्हारा पुराना नोट हमने दिया है। यस तो दिस इज h बार। ये हमको h बार के फॉर्म में हमको जो है तीसरा नंबर इक्वेशन यहाँ पे मिला, या तीसरा नंबर कंडीशन हमको मिला। हम लोग यहाँ पे ना कोई डिफरेंशिएशन अभी कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बस इसका उठा के उधर रख रहे हैं। बेसिकली इसका फिजिक्स क्या है ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग। ये हम लोग, हाँ सर बट जो 2 पाई है वो तो v ऑफ xt के पास भी रहेगा ना सर? अगर रहेगा तो नीचे किसके? से किसके? v बाई xt के मल्टीपल में रहेगा ना 2 पाई? किस? नहीं होगा, v नहीं बाई एक्स टी। नहीं, क्योंकि h बार बराबर h अपॉन 2 पाई है ना, h बाई 2 पाई हो जाता है। हमने जो है 2 पाई से v और v एक्स टी को मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने h बार रख दिया है। ओके सर। h बार रखने का कारण क्या है एक बार और हम फिर बता देंगे। तो यहाँ पे जो है ये हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे बेसिकली किए क्या, ये मैथमेटिक्स जो 3-5 करके किए क्या, एनर्जी इक्वेशन जो कि फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें पहले हम वेव प्रॉपर्टी लेके आए। क्या? सर h बार इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई रखा गया है ना सर? हाँ, अब समझ में सर, वो h हमें लगा कि h ही नहीं है, h है इसलिए गलत हो रहा था। ये बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, क्या किया बताओ जरा। इसको बोलते हैं गणित, गणित का खेल। इसको लेके उसमें रखो, उसको लेके इसमें रखो, कर दिया। h बार इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई रखा गया है। h बार इक्वल टू h बाई 2 पाई होता है, हाँ ठीक तो है। हाँ अब सही है सर। किया ये कि हम लोगों ने देखो यहाँ पे जो एनर्जी का इक्वेशन है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस v, तुम इस इक्वेशन को कहाँ यूज करते हो? टोटल एनर्जी, क्लासिकल फिजिक्स में टोटल एनर्जी निकालने के लिए यूज करते हो ना। यस सर। अब इस टोटल एनर्जी में हमने जो है वेव के एस्पेक्ट्स ला दिए। मैंने बेसिकली रिजल्ट हमारा यही मिला कि हमारा जो वेव एस्पेक्ट है ये टोटल एनर्जी में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, ये तो हमको एक कुछ मिला एक इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये लीनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और इससे तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पहले हम समझा ले फिर लिखेंगे फिर बताएंगे। तो इसमें जो है ये जो इक्वेशन हमको मिला, दैट मस्ट सेटिस्फाई द लीनियरिटी कंडीशन। अब ये लीनियरिटी कंडीशन के बारे में हम लोगों ने देखा, व्हाट इज द लीनियरिटी कंडीशन। ये लीनियरिटी कंडीशन इसमें कैसे सेटिस्फाई हो, और ये जो C1 C2 कांस्टेंट्स हैं, ये C1 C2 कांस्टेंट्स हमको कैसे मिलेंगे, क्या बताते हैं ये। हर इक्वेशन का हर स्टेप का फिजिकल मतलब होना चाहिए, और जब हम वो सारी चीजें निकाल लेंगे हमको जो है हमारा जो जिस इक्वेशन को हम चाह रहे थे वो इक्वेशन हमको मिलेगा, ठीक है। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मुलेशन है या जो तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, यू आर adding, you are combining the particle aspects and the wave aspects. तो ये जो है this is the first part, this is the first step where we have combined the particle aspect and the wave aspect. इसके बाद जो है we will move to the final equation, ठीक है। इसको जो है हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, कल और सैटरडे को जो